ना थके अभी पैर न हिम्मत अभी हारी है। ना थके अभी पैर न हिम्मत अभी हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का और इसलिए सफर अब भी जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। आज इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो सब कोई पढ़ा रहा है और मैंने ही पढ़ाया है। चलिए अब सब्जेक्टिव देख लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक सवाल एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, एक भी सवाल मिस नहीं कीजिएगा। और देखो, वीडियो को देखोगे ना, मैं गारंटी देता हूं आपको रटना नहीं पड़ेगा। बस इसी प्रकार से बच्चे जस्ट 1 से 2 महीना भी मेरे पास पढ़ करके ना भाई 80 से 90% फोड़ देते हैं। आप लोग पूछ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको और देखते हैं क्या क्वेश्चन से। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो घंटा है ना, घंटा उसको दबा दीजिए। ठीक है, बहुत पुण्य मिलता है, यहाँ वीडियो मिल जाएगा आप लोग अच्छे अच्छे। ठीक है, देखिए जॉबर कौन होते हैं। तो जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता है, यानी पुराना और विश्वासी कर्मचारी होता है किसी कंपनी का। भाई पुराना होगा तो विश्वासी बन ही जाएगा ना। वो अपने गांव से लोगों को लाता था और उन्हें शहर में बसने के लिए सहायता करता था। क्या करते ना, मान लो आपके गांव का कोई लड़का है, उस शहर में बस गया, बहुत सालों से काम कर रहा है किसी कंपनी में, अब उस कंपनी में विश्वासी हो गया होगा, तो वो आपके गांव से और कोई जाना चाह रहा तो उसको भी लेकर जाएगा, वहां बसने में हेल्प हेल्प करेगा। और जिस कंपनी में काम करता है ना, उस कंपनी में उसको काम भी दिलवा देगा। तो जॉबर क्या होता था ना, वो जिस कंपनी में काम करता है वो कंपनी में काम भी दिलवाता था और लोगों को आकर शहर में बसने में सहायता भी करता था। तो ये होते हैं जॉबर, मतलब समझ लो जॉब देने वाला भाई। ठीक है। आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं। आयात मतलब आएगा, निर्यात मतलब जाएगा। तो आयात शुल्क क्या है, देख लो, किसी देश की सीमा पर उस देश में आयात होने वाले वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क को आयात शुल्क कहते हैं। यानी भाई ये है भारत, ये है पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ एक बॉर्डर है, तो जब भारत से पाकिस्तान कोई सामान जाएगा तो यहाँ पर एक शुल्क लगेगा, और जब पाकिस्तान से कोई वस्तु भारत आएगा तो यहाँ पर एक टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो सीमा पर जो टैक्स लग रहा है, सीमा पर जो शुल्क लग रहा है ना, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, आयात शुल्क। ठीक है, मतलब हम लोग कुछ सामान भेज रहे हैं तो उसके लिए जो टैक्स लग रहा है उसे निर्यात शुल्क बोलते हैं। और जब हमारे देश में कोई सामान आ रहा है, ठीक है, हमारे देश में दूसरे देश से कोई सामान आ रहा है तो उसे बोलते हैं आयात शुल्क। तो ये बोल रहा है किस देश की सीमा पर उस देश में आयात होने वाली वस्तु, मतलब उस देश में जो आने वाला वस्तु आ रहा है उसमें जो टैक्स लग रहा है उसको बोलते हैं आयात टैक्स, यानी आयात शुल्क। रेंडर पेज से क्या था, क्योंकि ये अति लघु है तो भाई बड़ा नहीं बनेगा, छोटा ही बनेगा। ठीक है, मैं अति लघु लघु वाला भी बता दे रहा हूँ, दीर्घ वाला दूसरा वीडियो बता दूंगा। रेंडर पेस्ट क्या है, तो पशुओं में प्लेग की तरफ फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं, रेंडर पेस्ट। ठीक है, प्लेग मतलब देखे जानते हो ना, एक वक्त आया था प्लेग, जब चूहों की बीमारी थी जो पूरा का पूरा एकदम बस्ते उजाड़ दिया था भाई। ठीक है, अब क्या होगा ना, ये जो रेंडर पेस्ट है इसने जो पूरा का पूरा पशु है सबको उड़ा दिया। अफ्रीका में 90% पशु मारे गए इस रोग की वजह से। सोचो, अफ्रीका का लोग जीवन बसर इसी से करते थे, पशुओं को पाल के। ठीक है, और जब इस रोग आया ना तो लगभग 90% पशु मारे गए रेंडर पेस्ट रोग के कारण। भारत में उपजाए जाने वाले किन्हीं 4 रोपन फसल का नाम। रोपन फसल जो बहुत बड़े क्षेत्र में रोपा जाता है, किया जाता है, उसको बोलते हैं रोपन फसल। चाय, कॉफी, गन्ना, केला, याद रख लीजिएगा। भारत में झूम खेती के लिए आए जाने वाले, झूम खेती की जाने 4 राज्यों का नाम लिखो। तो झूम खेती कहाँ कहाँ होता है, असम में होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, नागालैंड में होता है और मणिपुर में होता है। इन 4 राज्यों में झूम खेती। अच्छा, झूम खेती क्या होता है सर, तो झूम खेती ना जो घूम घूम कर होता है, मतलब कुछ दिन यहाँ पर खेती कर लिया, फिर वहाँ पर जब उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई तो कुछ दिन यहाँ पर भी खेती कर लिया। इस प्रकार से जगह बदल बदल कर जो खेती करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, झूम खेती बोलते हैं। सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं। सूचना का अधिकार, तो सरकार या उसके कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार को सूचना। सूचना मतलब इंफॉर्मेशन। आप सरकार कोई कार्य कर रहा है उसके बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो कर सकते हो, और इस जानकारी प्राप्त करने का जो आपके पास अधिकार है कि नहीं, मैं सरकार के द्वारा किए जाने कार्यों की जानकारी रख सकता हूं, तो उसे बोलता है सूचना का अधिकार। आपके मोहल्ले में एक सड़क बना दिया, भाई सड़क बहुत खराब बन गया, ठीक है, 1 साल में खत्म हो गया, तो आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि सड़क में कितनी राशि लगी थी, कितना का यूज हुआ, सब कुछ, किस प्रकार के मटेरियल्स डाले गए, इंजीनियर ने क्या है काम किया। तो वो सूचना के अधिकार, यानी आप आरटीआई लगा करके, राइट टू इन्फॉर्मेशन लगा करके वो ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, उसे ही बोलते हैं सूचना का अधिकार, यानी सरकारी कार्य को क्या आप जानकारी रख सकते हो, प्राइवेट की नहीं। ठीक है, भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोले तो आरबीआई, ये जारी करता है। ठीक है, आरबीआई जारी करता है ना भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वही तो नोट छापता है।
अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न में आ चुके हैं। चलिए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न किस प्रकार से है। तो सबसे पहला सवाल है, हाथ से बुने वस्त्र की प्रमुख दो विशेषताओं को लेकर, यानी हाथ से जो वस्त्र बुने जाते थे ना उसका दो विशेषता क्वालिटीज बताना है। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वालिटीज क्या है, विशेषता क्या है कि हाथ से बुने हुए वस्त्र पर हम विशेष बारीक डिजाइन दे सकते हैं। विशेष प्रकार का बारीक मतलब आप जो मन चाहे वो छाप सकते हो, क्योंकि मशीन में क्या होता है, फार्मा होता है ठप 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 वही वाला छपाता है, लेकिन इसमें क्या हम विशेष बारीक कोई भी डिजाइन बोलो, छोटी से छोटी डिजाइन हम उसमें कर सकते हैं जो मशीन में संभव नहीं होता है। हाथ से बने वस्त्र अधिक टिकाऊ होते हैं और जल्दी नहीं फटते हैं। ठीक है, अब हाथ से बने वस्त्र जल्दी नहीं फटते, हो सकता है मशीन का यूज होकर कपड़ा का क्वालिटी घट जाता होगा या कुछ, बट ये था कि हाथ से बने वस्त्र क्या होते हैं, अधिक टिकाऊ होते हैं और जल्दी फटते नहीं है। ब्रिटेन वुड्स, ब्रिटेन नहीं ब्रिटेन वुड्स होता है, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स, ठीक है, की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या था, देख लो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दूसरा युद्ध खत्म हुआ उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और विकास के लिए अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर 1944 में, कब 1944 में एक समझौता हुआ। देखो जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो बहुत सारे देशों को, बड़े बड़े जो देश थे अमेरिका ब्रिटेन, इन सबको चिंता होने लगा कि भाई अब कैसे चलेगा, युद्ध में इतना खर्चा हो गया। तो इन अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के लिए मैक्सिमम विकसित देश क्या हुआ, एक साथ मिले। कहां पर मिले, तो अमेरिका के एक शहर है न्यू हैम्पशायर, वहां पर जो ब्रिटेन वुड्स नामक एक जगह है वहां पर, ठीक है, समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ, जिसे ब्रिटेन वुड्स समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते को, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, आर्थिक अस्थिरता तथा पूर्ण रोजगार बनाए रखना। आर्थिक अस्थिरता जो है, जो पैसे की कमी हो चुकी है देशों में, अब उसको ठीक करना, रोजगार को बनाए रखना। तो इस समझौते में दो संस्थाओं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई। और ये जो समझौता हुआ, इसमें दो चीज का निर्माण हुआ। एक होता है IMF, बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और विश्व विकास बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप ऋण ले सकते हो, इसमें पैसा जमा रख सकते हो। तो उन विकसित देशों का ये काम में आया था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ये भी याद रख लीजिएगा कि यहाँ पर ना जो विकासशील देश है, भारत जैसे देश उन लोगों को ये अधिकार नहीं दिया गया था। तो भारत जैसे देशों ने, विकासशील देशों ने गुस्से में आकर किसका फॉर्मेशन कर लिया, G77 काउंट्रीज, ग्रुप ऑफ 77 काउंट्रीज। ठीक है, और जिस प्रकार ब्रिटेन वुड्स उन लोगों का संस्था था, उसी प्रकार G77 हम लोगों का यानी विकासशील देशों का संस्था है। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, यानी जब पहला विश्व युद्ध हुआ ना उस वक्त यहाँ का जो औद्योगिक उत्पादन है, फैक्ट्री का उत्पादन क्यों बढ़ गया। तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। क्योंकि भारत में ज्यादातर माल कौन अब सप्लाई करता, ब्रिटेन, क्योंकि भारत ब्रिटेन का गुलाम था भाई, उस वक्त ब्रिटिश शासन का गुलाम था ना, तो ज्यादातर माल ब्रिटेन ही से ही लाता था। अब जब ब्रिटेन खुद को बचाने में लग गया विश्व युद्ध में, तो क्या हुआ ना, वह भारत में अपने माल का निर्यात नहीं कर सका, माल को नहीं बेच सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। अब चूंकि भारतीय लोगों को भाई जीने के लिए तो सामान तो चाहिए, कपड़ा रोटी ये सब तो चाहिए। तो तब क्या, तब भारतीय कंपनी को ये मौका मिल गया। इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीजें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई। सैनिक सामग्री, जूट की बोरिया, खच्चर, घोड़े के जिन, ये सब टेंट बनाने में लग गया, गोला बारूद। अब क्या हुआ ना, इसलिए भारतीय उद्योग को रातों रात अपना देसी बाजार मिल गया, यानी भारतीय लोगों का बाजार मिल गया। अब इसीलिए पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया। कई नए नए फैक्ट्री खुले, जो फैक्ट्री पुराना था वो बहुत अच्छे चलने लगे, कई कई पारियों में शिफ्ट होकर चलने लगे, समझ गए। अगला प्रश्न हमारा है कि पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखे। पवन ऊर्जा क्या है, तो देखो, बहती वायु से उत्पन्न की ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है। देखिए, हवादार जगह में ऐसे करके पवन चक्कियों को लगाया जाता है ना, पवन चक्की घूमता है तो आपका फिर हवा चलता है, फिर मोटर घूमता है, फिर बिजली का निर्माण हो जाता है, जिसकी मदद से ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक अच्छी लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं को लेके, ये सवाल कहीं कॉपी हो चुका है, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को, कर्जदार को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। भाई बैंक क्यों कुछ कर्जदारों को कर्ज नहीं देते, देख लो। बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते क्योंकि वे भरोसेमंद कर्जदार नहीं होते। भरोसेमंद अर्थात वे ऋण की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, यानी भाई कोई सी जमीन का कागजात या फिर कुछ कागजात या मतलब उनके पास होते ही नहीं है,
उन्हें ऋण वापस करने की क्षमता विश्वसनीय नहीं होती और बैंक वालों को लगता है कि भाई ये ऋण लेके भाग जाएगा, मेरा ऋण लौटाएगा नहीं। आपको भी कोई इससे उधार मांगेगा, ठीक है, और उसका रहन सहन देख कर आप बोल रहा है कि भाई ये पैसा तो ले लेगा, लेकिन लेने के बाद 9 तो 11 हो जाएगा, कभी दिखाएगा नहीं अपना चेहरा, देगा ही नहीं पैसा, अब उसको देगा नहीं। तो बैंक भी तो देखेगा ना भाई कि ये पैसा लौटा पाएगा कि नहीं, किस तरह से देखा। अब वो आदमी को देख कर तो नहीं पहचान सकता, उसका देगा सर्टिफिकेट क्या है, बैंक बैलेंस कितना रखा था। मान लो बैंक अकाउंट खुले 10 साल हो गया, उसके अकाउंट में भाई 100 रुपया से ज़्यादा रखा ही नहीं, 1000 रुपया से ज़्यादा रखा ही नहीं, तो उसको 1 लाख का लोन देगा, बोलेगा भाई ये तो डुबा देगा बैंक को, ठीक है। और उनके पास गिरवी रखने की कोई संपत्ति नहीं होती, जमीन के कागजात आदि सब, गाड़ी के कागजात, जिसके कारण बैंक उन्हें ऋण देने से कतराते हैं। विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करें, यानी जो विकास डेवलपमेंट होता है किसी देश का, उसमें ऋण की क्या भूमिका होती है। तो देखो, विकास में ऋण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई व्यक्ति ऋण लेकर नया कारोबार शुरू कर सकता है, नया उद्योग लगा सकता है। आप भी ऋण लेकर एक नया व्यवसाय शुरू कर सकते हो। यह वस्तुओं का व्यापार कर सकता है, जिससे उसकी आय में वृद्धि होती है और उनका जीवन स्तर सुधरता है। आप मान लो बैंक से ऋण ले लिए और उससे अपना नया व्यवसाय खोल लिए, व्यवसाय चल पड़ा। अब क्या, आप पहले साइकिल में थे, अब बाइक खरीद लिए, व्यवसाय और अच्छा चल रहा है, आप कार खरीद लिए, व्यवसाय और अच्छा चल रहा है, आप क्या खरीदोगे, एयरप्लेन खरीद ली, और अच्छा चल रहा है, ट्रेन खरीद ली, और मतलब मजाक कर रहा हूँ, बट कार खरीद सकते हो ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब क्या, उसका विकास हो रहा है, जीवन स्तर सुधार रहा है। पहले आप माड़ भात खाते थे, अभी आप क्या खा रहे हो, एकदम अच्छा अच्छा खाना खा रहे हो। अतः ऋण देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और एक अंतिम प्रश्न है, लघु उत्तरीय, उसे दीर्घ उत्तरीय नेक्स्ट क्लास में बता देंगे क्या है। श्रम कानून में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करता है। श्रम कानून में लचीलापन मतलब क्या, भारत में कोई कंपनी फैक्ट्री लगाएगी तो उसको ज़्यादा सरकारी तामझाम का जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा आके लगा सकती है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको बोलते हैं लचीलापन। श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को महत्वपूर्ण मदद करता है। श्रम कानून में लचीलापन से बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में निवेश करेंगी। जो बहुराष्ट्रीय मतलब क्या, बहुत सारे देशों में जैसे कंपनी है वो किसी देश में निवेश करेगी, जिससे नए उद्योग स्थापित होंगे, जिससे क्या नए नए फैक्ट्री बनेंगे, नए रोजगार उत्पन्न होगा। अब कहीं पर मान लो भारत में ही फैक्ट्री लग गया, तो वहाँ पर तो काम करने वाले लोग चाहिए, तो भारत से ही ले आना कि विदेश से मंगाएगा, नए रोजगार उत्पन्न होगा। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले स्थानीय कंपनी का विस्तार होगा। मान लो वो कंपनी को जो कच्चा माल चाहिए, मान लो टमाटर सॉस का फैक्ट्री लग गया, तो टमाटर तो चाहिए, तो किसानों का हालत अच्छा हो जाएगी। लोहे का फैक्ट्री लग गया, लोहे का सामान बना रहा है कुछ और, तो कच्चा लोहे का फैक्ट्री से वो कच्चा लोहा मंगाएगा, तो इस प्रकार से विकास होगा। श्रम कानून में लचीलापन के बाद अनेक कंपनियों को लाभ होता है, कोई एक को नहीं भाई, बहुत कंपनियों को लाभ होता है। तो इस प्रकार से कुछ सवाल था, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलिएगा। और जल्द मैं इसका जो अति दीर्घ वाला वीडियो है वो भी अपलोड कर दूंगा। बस आप लोग सब्सक्राइब जल्दी से कर लिए, सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।